एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट 2 ऑफ क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी। सो स्टूडेंट्स, हमने से द राइट थिंग चैप्टर पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं और एक्सरसाइज का भी कुछ पोर्शन कर लिया है, जिसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 83, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, दिस वन। ओके, ये पेज नंबर 83 पे है आपका से द राइट थिंग, जो आपका चैप्टर है उसका। ओके, उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। रीड द एक्सप्लेनेशन अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो। ओके, हमें ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना है अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि कितने तरह के सेंटेंस है वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देखो कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसका फंक्शन क्या है, टू स्टेट और कन्वे इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को बताना और कन्वे करना, मैसेज देना। ओके, और एंड इसका कैसे करते हैं हम, फुल स्टॉप से। ओके, जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं तो इसका एंड हम फुल स्टॉप से करते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, यानी कहने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, है ना। सो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप देख रहे हो आप, इसको हमने एंड कैसे किया, फुल स्टॉप से। देन सेकंड है, सेकंड किस तरह के सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं और इसका एंड हम कैसे करते हैं, विद क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उस सेंटेंस का एंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क से। जैसे देखो, what shall I do when they want to go, या फिर who are you, what's your name, what do you want to do। तो ये क्या है, सारे क्वेश्चन है, तो हम इसका एंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सुना होगा आपने, है ना। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं उसके एंड में, ठीक है। जैसे ये देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, कि मिसेस हार्डिंग आपके बच्चे कितने सुंदर हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग। तो इस सेंटेंस में हम फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपनी हमारी जो, या फिर आप इमोशन एक्सप्रेस करते हो, तब हम ये साइन का यूज़ करते हैं एंड करने के लिए सेंटेंस का, ठीक है। और इसको हम किस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, देन नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस टू गिव ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। इनका फंक्शन होता है कि इस सेंटेंस के थ्रू, इम्पेरेटिव सेंटेंस के थ्रू हम ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनका एंड हम करते हैं फुल स्टॉप से। ओके, जैसे कि पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, ये जो कोट है तुम अपने बेडरूम में रख दो, ठीक है। जैसे कि आप और एग्जाम्पल दे सकते हो, डू योर वर्क, है ना। या अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहो तो प्लीज़ ओपन द डोर, इस तरह से। ओके, और इनका एंड हम कैसे करेंगे, फुल स्टॉप से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे है क्या, इसको पहले देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड पंक्चुएट दैम एप्रोप्रिएटली, यानी आपको ये सेंटेंस गिवन है और आप देख रहे हो सेंटेंसेस में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है साइन लास्ट में, तो आपको वही यहाँ पे साइन लगाना है, ठीक है। पंक्चुएशन का साइन लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि वो किस तरह के सेंटेंस है जो हमने ऊपर पढ़े, ये 4 तरह के सेंटेंस पढ़े, है ना। डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। तो हमें ये समझना है कि ये किस तरह के सेंटेंस है, एंड देन हमें फिर वहाँ पे उसको पंक्चुएट करना है, साइन लगाना है, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन का साइन या क्वेश्चन मार्क क्या लगेगा वो हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होती है इन द कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, एक तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हम अपनी बात कन्वे कर रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड वन देखते हैं, व्हाट एन एक्साइटिंग एडवेंचर इट वॉज,
कि ये एडवेंचर कितना एक्साइटिंग है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमको वो एक्साइटिंग लगा, अच्छा लगा, है ना। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, इस तरह से। देन थर्ड वन, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली, कि तुमने ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर दी, तो ये क्वेश्चन है ना, हम क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ओके। देन फोर्थ वन, व्हाट इज़ द वेदर फोरकास्ट टुडे, आज का जो वेदर है उसका फोरकास्ट क्या है, तो ये भी क्वेश्चन है ना, जो वेदर की भविष्यवाणी करते हैं ना वेदर वाले, वेदर फोरकास्ट वाले, तो ये क्वेश्चन है कि क्या है आज का वेदर फोरकास्ट, तो यहाँ पे भी साइन, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ओके। इस तरह से क्वेश्चन मार्क का साइन होता है ना, तो आप यहाँ पे लगा देना, किसमें, थर्ड और फोर्थ में। देन फिफ्थ है, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेनबो, रेनबो कितना सुंदर है, तो ये अब क्या है, एक्साइटमेंट होके बोल रहा है ना, कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी फीलिंग एक्सप्रेस होती है कि हमें वो सुंदर लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देन सिक्स्थ है, क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर, डिनर करने से पहले आप अपना रूम साफ़ कर लो, तो ये क्या है, ये एक तरह से कमांड दे रहे हैं हम किसी को, है ना, क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर, ओके। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। देन सेवेंथ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मॉम, सॉरी प्लानिंग, द चिल्ड्रन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मॉम, बच्चे अपने मदर के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, जिसमें वो एक बात अपनी बता रहे हैं, है ना, मैसेज और इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, ओके। देन टर्न ऑफ द म्यूज़िक, टर्न ऑफ द म्यूज़िक, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस, हम किसी को बोल रहे हैं ना, टर्न ऑफ द म्यूज़िक, उसको कमांड दे रहे हैं, है ना, या फिर आप इसको एज अ ऑर्डर भी ले सकते हैं, ठीक है, कि कोई ऑर्डर देता है, टर्न ऑफ द म्यूज़िक, है ना, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। और ये कौन सा सेंटेंस है ना, ये भी आप यहाँ पे लिखना, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना। देन सेकंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। देन थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं, तो क्या है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। देन थर्ड फोर्थ इंटेरोगेटिव हो गया। अब ये देखो फिफ्थ एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। देन सिक्स क्या है, क्लीन अप योर रूम, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। ये देखो 6 क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। और ये 7th भी, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। देन द चिल्ड्रन आर प्लेइंग सरप्राइज पार्टी, ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हाउ द ब्यूटीफुल इज़ द विंडो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आपको लिखना भी है कि ये कौन सा सेंटेंस है और साइन भी लगाना है, ओके। चलिए, आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो अच्छे से। आगे चलते हैं। लेट अस लिसन, यानी आपको सुनना है ध्यान से। देखो क्या है आगे। मिसेस शॉ वांटेड मैरी टू लर्न टू से द राइट थिंग्स, मिसेस शॉ चाहती थी कि मैरी सब अच्छी चीज़ें सीखे, सही चीज़ बोलना सीखे, है ना। यू विल लिसन टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर सन अबाउट बेसिक मैनर्स, आप एक कन्वर्सेशन सुनेंगे जिसमें एक मदर और एक सन है जो बेसिक मैनर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, जब आप सुन लेंगे तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। चलिए, तो वो हम सुन लेते हैं। ट्रांसक्रिप्ट फॉर द टीचर, पेज नंबर 89, ओके। तो पेज नंबर 89 निकालते हैं। सो ये है वो ट्रांसक्रिप्ट। सो लेट्स रीड। मदर, वाई वर यू गेटिंग इम्पेशेंट इन द ग्रोसरी स्टोर। अब मदर और सन के बीच में कन्वर्सेशन है ना, जो कि बेसिक मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मदर कह रही है कि अपने बेटे से कि आप ग्रोसरी स्टोर पे इम्पेशेंस क्यों हो रहे थे इतना, ठीक है, यानी इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे थे, पेशेंस थोड़ा रखना चाहिए था। सन, वॉज आई रियली, आई जस्ट डिडंट लाइक वेटिंग सो लॉन्ग, क्या ऐसा था, बट मुझे, वो कहते हैं कि मुझे इतनी देर तक वेट करना पसंद नहीं है। मदर, आई नो वेटिंग कैन बी बोरिंग, मैं जानती हूँ कि वेट करना बोरिंग हो सकता है, बट रिमेंबर वी ऑलवेज स्टैंड इन क्यूज़, बट याद रखना हमें हमेशा
लाइन में खड़े रहना चाहिए, क्यूज़ यानी लाइन, एंड वेट फॉर आवर टर्न, हमारे टर्न के लिए वेट करना चाहिए, है ना। इट्स फेयर फॉर एवरीवन, राइट। वो कहती है कि ये सबके लिए फेयर है ना, कि हम लाइन में खड़े रहें और सबको प्रॉपरली, मतलब लाइन बनी रहेगी तो सबको इक्वली टाइम मिलेगा अपना काम करने का। ओके, सन कहता है आई गेस, कहता है हाँ ठीक है, इवन इफ़ इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, कहता है कि क्या अगर ज़्यादा टाइम लगे तो भी। तो उसकी मॉम कहती है वेल दैट्स व्हेन वी प्रैक्टिस पेशेंस, हाँ हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमारे अंदर पेशेंस आए, क्योंकि लंबी लंबी लाइनों में भी कभी कभी हमें रुकना पड़ता है ना। एंड व्हेन इट्स आवर टर्न वी से टू द शॉपकीपर, कहते हैं कि हाँ लेकिन जब हमारी टर्न आती है तो हमें शॉपकीपर को क्या कहना चाहिए, हम क्या कहते हैं शॉपकीपर को। सन कहता है वी से थैंक यू, हम कहते हैं थैंक यू, एंड प्लीज़ इफ़ वी आस्क फॉर समथिंग, राइट, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम बोलते हैं ना प्लीज़ आप ये सामान दे दीजिए, और वो देता है तो फिर हम क्या कहते हैं शॉपकीपर को थैंक यू, है ना। तो वही बताता है कि सही है, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो इसकी मदर कहती है येस दोज आर पोलाइट वर्ड्स, ये पोलाइट वर्ड्स हैं, थैंक यू और प्लीज़, ये कौन से वर्ड्स हैं, पोलाइट वर्ड्स हैं, आपको भी याद रखना है, ठीक है। जब आप कहीं शॉप पे जाते हो, आप कुछ सामान लेते हो तो आपको प्लीज़ बोलना है एंड थैंक यू भी यूज़ करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सामने वाले को अच्छा फील होता है ना, और ये पोलाइट वर्ड्स हैं तो सामने वाला रिस्पेक्टफुल भी फील करता है। ओके, वाई डू यू थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट। अब मदर कहती है देखो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये वर्ड्स बोलना, आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है बोलना। तो देखो उसका सन क्या कहता है, उनका सन कहता है मे बी बिकॉज दे मेक पीपल फील रिस्पेक्टेड, कि शायद इससे लोगों को फील होता हो कि हाँ हम रिस्पेक्टेड हैं, मतलब ये रिस्पेक्ट दे रहा है हमको, है ना। सो ये तो अच्छी बात है ना। सो इससे क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है, अच्छा लगता है। मदर एग्जैक्टली इट शोज़ ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस, यस, कहती है हाँ ये वर्ड्स जो हैं ये क्या शो करते हैं, ग्रैटिट्यूड मतलब क्या होता है, बीइंग थैंकफुल यानी थैंकफुल होना, ठीक है, एंड काइंडनेस मतलब हमारे अंदर दया की भावना होना, ठीक है। एंड वॉट अबाउट येस्टरडे, कहती है कि येस्टरडे को क्या हुआ था, व्हेन यू बम्प्ड इनटू द लेडी दैट विद द ब्लू साड़ी, जब तुम एक ब्लू साड़ी, जो लेडी पहन रखी थी ब्लू साड़ी, उससे जब तुम टकरा गए थे तो क्या हुआ था। तो सन कहता है ओह आई सेड सॉरी राइट अवे, कहता है मैंने तुरंत ही सॉरी बोल दिया था। यू ऑलवेज टेल मी इट्स इम्पॉर्टेंट टू अपोलोजाइज, कहता है अपनी मदर को कि हाँ आप मुझे हमेशा सिखाती हो ना कि सॉरी बोलना ज़रूरी है, अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो सॉरी बोलना चाहिए, है ना। सो मदर कहती है दैट्स ट्रू, हाँ ये सही है। वाई डू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अपोलोजाइज, तो उसकी मदर पूछती है कि आप तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अपोलोजाइज यानी सॉरी बोलना ज़रूरी है। सन कहता है सो पीपल नो आई डिडंट मीन टू डू इट दैट आई केयर, कहता है कि इससे लोगों को पता चलता है कि हाँ जो मैं कर रहा था वो इसका कोई मतलब जानबूझ के नहीं किया, मतलब जैसे वो टकरा गया ना उनसे लेडी से, तो वो जानबूझ के नहीं टकराया और मुझे इस बात की परवाह है, मतलब कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सो इसलिए सॉरी बोलना चाहिए। ओके, देन मदर कहती है येस इट शोज़ यू आर रिस्पॉन्सिबल, हाँ इससे पता चलता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, अगर आपसे गलती हुई है तो आप सॉरी बोल रहे हैं, है ना। एंड हाउ अबाउट व्हेन वी आर इन प्लेसेस लाइक द लाइब्रेरी, कहती है कि जब हम लाइब्रेरी में होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ वॉइस शुड वी यूज़, हमें किस तरह की वॉइस यूज़ करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए लाइब्रेरी में। सन कहता है ओह आई नो दिस, मुझे पता है, वी स्पीक सॉफ्टली सो वी डोंट बोदर अदर्स, हमें सॉफ्टली बोलना चाहिए ताकि हम दूसरों को बॉदर यानी परेशान ना करें, ठीक है। अब आपको भी ये बातें याद रखनी है हाँ कि कहाँ पे कैसे बोलना है। देन मदर राइट अगेन इट्स कॉल्ड यूजिंग एन इनसाइड वॉइस, यस तुम सही हो, बट इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड वॉइस यानी धीरे धीरे से बात करना, इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड वॉइस। सन I also know that we should cover our mouth when we yawn, sneeze or cough in a gathering or a public place. सन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि हमें अपना मुंह कवर कर लेना चाहिए when we yawn, जब हम yawning करते हैं, sneeze करते हैं, छींकते हैं या cough यानी खांसते हैं, ठीक है। तो हमें पब्लिक प्लेस पर हो या कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ गैदरिंग है लोगों की, है ना, तो वहाँ पे अपने मुंह को कवर करके करना चाहिए, चाहे आप यार्निंग कर रहे हो, चाहे खांस रहे हो, चाहे छींक रहे हो, ठीक है। देन मदर क्या कहती है, एब्सोल्युटली यस
यू आर गेटिंग रियली गुड एट रिमेंबरिंग दिस थिंग्स। कहते कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम्हें ये सब चीज़ें अच्छे से याद होने लगी हैं। एंड वेन वी टॉक एट होम और स्कूल वॉट शुड वी डू व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। कहते हैं कि जब हम घर पर या स्कूल पर बात कर रहे हैं किसी से तो हमें क्या करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या मैनर्स, कौन सी मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए। सन कहता है वी वेट फॉर आवर टर्न, इट्स नॉट वेल मैनर्स टू इंटरप्ट। कहते हैं उसका बेटा बताता है कि हमें जब दो लोग बात कर रहे हैं तो हमें अपनी बारी का वेट करना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी को अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को काट के अपनी बात बोलना ये क्या है, अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ वेल मैनर, ठीक है। सो इसीलिए हमें अपनी बारी का वेट करना चाहिए, उसका बेटा बताता है। देन मदर कहती है यू हैव गॉट इट, कि तुम समझ गए हो रोहन। अब देखो रोहन, बेटे का नाम अब पता चला है रोहन, ओके। यू आर बिकमिंग अ रियली पोलाइट यंग मैन, तुम एक बहुत ही पोलाइट यंग मैन बनोगे, ठीक है, बन रहे हो, बिकमिंग है ना, बन रहे हो। सन थैंक्स माँ, सो डू यू थिंक आई विल बी रेडी टू हैंडल द ग्रोसरी क्यू नेक्स्ट टाइम। तो कहते हैं कि माँ थैंक यू, अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ग्रोसरी क्यू में हैंडल कर पाऊँगा, अपने पेशेंसली अपनी वेट कर पाऊँगा, अपनी टर्न का वेट कर पाऊँगा। मदर क्या कहती है सर्टेनली मे बी वी कैन गेट सम आइसक्रीम एज अ रिवॉर्ड इफ़ यू डू इट वेल। सर्टेनली मतलब येस, श्योर है मतलब वो, है ना, कहती है येस श्योर, और मे बी अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मे बी हम तुम्हें आइसक्रीम भी दिलाएंगे, ठीक है, एज अ रिवार्ड। सन कहता है डील, येस, एंड देन थैंक यू, फिर वो थैंक यू कहता है, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द सन बिहेव इन द ग्रोसरी क्यू। जो राहुल था, राहुल नाम था ना, जो कैसे बिहेव कर रहा था वो ग्रोसरी क्यू में, स्ट्रेंजली, इम्पेशेंटली एंड पोलाइटली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इम्पेशेंटली, है ना, तभी तो उसकी मदर उसको समझाती है। द मदर फाइनली रेफर्स टू हर सन एज अ, अब मदर फाइनली अपने सन को कैसे रेफर करती है, पोलाइट यंग मैन, रेस्पॉन्सिबल सन और ग्रेटफुल सन। तो वो क्या कहती है, पोलाइट यंग मैन, ये कह के रेफ़र करती है अपने बेटे को, है ना। लास्ट में कहती है ना कि तुम बहुत ही पोलाइट यंग मैन बन रहे हो। अब देखो सेकेंड, वंस अगेन लिसन, आप चाहें तो वीडियो बैक करके दोबारा से सुन सकते हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, लेसन सेलेक्ट 4 ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम 1 to 7 गिवन बिलो, यानी 7 सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको 4 ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सी है वो चूज़ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन, द मदर यूजेज द ग्रोसरी स्टोर इंसिडेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच हर सन अबाउट पेशेंस एंड फेयरनेस। मदर ग्रोसरी स्टोर को क्या यूज़ करती है, एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करती है इस इंसिडेंट को, जो ग्रोसरी स्टोर का इंसिडेंट था कि वहाँ पे वो इम्पेशेंटली बिहेव कर रहा था, तो मदर उसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करती है कि अपने बेटे को वो किस तरह से समझा सके पेशेंस और फेयरनेस के बारे में, ठीक है। सो यस, ये ट्रू है। देन सेकंड है द सन रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अपोलोजाइजिंग एंड अंडरस्टैंड दैट इट शोज ही नोटिसेस अदर। जो सन है वो समझ गया था कि अपोलोजाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग इसकी वैल्यू क्या है ना, और वो किस तरह से उसे नोटिस कर रहा है, ठीक है। तो यस, ये भी ट्रू है, ओके। देन थर्ड वन है द सन इज ग्रेजुअली लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्शन फ्रॉम हिज मदर्स गाइडेंस। जो सन है वो धीरे धीरे सीख रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ पोलाइट वर्ड्स, किस तरह से पोलाइट वर्ड्स बोलते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, एंड आगे क्या है, एक्शंस फ्रॉम हिज मदर्स गाइडेंस, और किस तरह से एक्शंस करना चाहिए अपनी मदर की गाइडेंस से जो सन है वो ग्रेजुअली सीख रहा है ना। सो यस, ये हो जाएगा ट्रू, ओके। ग्रेजुअली का मीनिंग क्या बताया मैंने, धीरे धीरे, ओके। याद रखना आपको, ये जो नए नए वर्ड्स आते हैं ना, इनके मीनिंग आपको याद रखना है। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो आप लिख लो एक नोटबुक में और फिर डेली थोड़ा थोड़ा उनको रिवाइज करते रहो। इससे आपकी जो वोकैब है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और इन फ्यूचर आपकी बहुत काम आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ वन हमने कर लिया,
द मदर डिस्करेज, नहीं ये नहीं किया, द मदर डिस्करेजेज हर सन फ्रॉम स्पीकिंग सॉफ्टली इन पब्लिक। मदर अपने बेटे को डिस्करेज करती है कि पब्लिक प्लेस पर सॉफ्टली बोलना चाहिए। सजेस्ट दैट पीपल शुड एडजस्ट टू हिज वॉइस लेवल, और उसको सजेस्ट करती है कि पीपल एडजस्ट कर लेंगे। नो, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स, है ना, ऐसा नहीं है। वो अपने बेटे को तो सिखाती है कि कैसे रहना चाहिए पब्लिक प्लेस पे। देन फिफ्थ, द सन फील्स दैट कवरिंग हिज माउथ व्हेन कफिंग इज़ ओनली इम्पोर्टेंट व्हेन ही इज़ एट होम। सन को ऐसा फील होता है कि जब सिर्फ घर पर है तभी मुंह ढकना चाहिए खांसते और छींकते टाइम, नहीं, ये भी गलत है ना। देन सिक्स है, द सन रिसीव्स ऑल एडवाइस रेडीली वाइल अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्पोर्टेंस। जो सन है वो सारी एडवाइस को बहुत जल्दी से सीखता है, नहीं, ये भी फॉल्स है। ग्रेजुअली, हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ग्रेजुअली, धीरे धीरे सीख रहा है वो। देन सेवेंथ, द मदर यूजेस प्रेज टू सपोर्ट द पोलाइट बिहेवियर्स, शी वांट हर सन टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। मदर क्या करती है, यूजेस प्रेज टू सपोर्ट द पोलाइट बिहेवियर, कि उसके पोलाइट बिहेवियर को उसकी प्रशंसा करती है कि इस तरह से पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है, इसको सपोर्ट करती है ना। देन शी वांट्स, और वो चाहती है कि उसका बेटा इस चीज़ को प्रैक्टिस करे कि किस तरह से पोलाइट बोलना है, ठीक है, पोलाइट रहना है। ओके, सो येस, ये ट्रू है। ओके, तो 4 ट्रू सेंटेंस कौन से हो गए? 4 ट्रू सेंटेंस हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन लास्ट 7th वन। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आ गया नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस स्पीक। अब देखिए यहाँ पे हमको बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है ना। एज यू नो, इंटोनेशंस इज द राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ टोन वाइल स्पीकिंग। इंटोनेशन क्या होता है कि जब हम बोलते हैं ना तो हमारी पिच में कभी हम हाई टोन में बोलते हैं, कभी लो टोन में बोलते हैं। तो ये जो हाई टोन और लो टोन, ये जो बोलने का ये है ना तरीका, इसको बोलते हैं इंटोनेशन, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट सेंटेंस स्ट्रेस। अब हम सेंटेंस स्ट्रेस के बारे में सीखेंगे। स्ट्रेस मतलब टेंशन नहीं, वो वाला नहीं, यहाँ पे दूसरा वाला स्ट्रेस है। कौन सा वाला, चलिए अभी देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रेस इज लेइंग एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ड पे स्ट्रेस दिया जाता है, उसको उस पर जोर डाल के बोला जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। द एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड हेल्प्स टू कन्वे द मीनिंग। किसी पर्टिकुलर वर्ड पे जब हम जोर डाल के बोलते हैं तो हमारा जो मीनिंग है उसको कन्वे करने में हेल्प मिलती है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कंटेंट वर्ड्स लाइक बुक, रन, ब्यूटिफुल, क्विकली, एक्सेट्रा आर मोस्टली स्ट्रेस्ड इंस्टेड ऑफ फंक्शन वर्ड्स लाइक she, in, is, etc. in sentences। यानी ये जो वर्ड्स है ना, बुक, रन, ब्यूटीफुल, क्विकली, इन वर्ड्स को, ये जो कंटेंट वर्ड्स इनको बोलते हैं, और इन पे ही ज़्यादा क्या किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है, इंस्टीड ऑफ किसकी बजाय। फंक्शन वर्ड्स कौन से हैं, जैसे लाइक शी, इन, इज़, एक्सेट्रा, यानी इन वर्ड्स को एम्फेसिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर कंटेंट वर्ड्स है ना, इनको एम्फेसिस कर सकते हैं, ब्यूटीफुल, क्विकली, रन, इसको, ठीक है। अब देखो आगे है, आई स्पीक द गिवन डिक्लेरेटिव सेंटेंस अलाउड। अब ये जो वो सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको थोड़ा अलाउड बोलना है। आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं पहले क्या है, फिर आपको समझ में आएगा। यूज़ फॉलोइंग इनोटेशन टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेंटेंस एज डिक्लेरेटिव। अब हमें सेंटेंस के एंड में क्या करना है, फॉलोइंग इंटोनेशन का यूज़ करना है, ठीक है, मतलब लास्ट में धीरे से बोलना है। जैसे देखो, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। अब हम लास्ट में धीरे हो जाते हैं, है ना। स्ट्रेस द वर्ड मिसेस कॉटर। अब मिसेस कॉटर वर्ड पे स्ट्रेस देके बोलना है, जैसे आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। अब मिसेस कॉटर पे हमने स्ट्रेस दिया, एम्फेसिस दिया, है ना। रिमेंबर, स्ट्रेस डजंट मीन टू से द वर्ड लाउडर दैन अदर्स। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि इस वर्ड को हम ज़्यादा ज़ोर से बोले। इट मीन्स टू से अ वर्ड विद मोर एम्फेसिस दैन अदर्स, यानी दूसरे वर्ड्स के अलावा इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर देके बोलना है, ठीक है, दूसरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग।
चलिए जैसे आगे देखते हैं, स्पीक द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस विद फॉलोइंग इनोटेशंस एंड स्ट्रेस द हाईलाइटेड वर्ड्स। यानी हमें क्या करना है, फॉलोइंग इंटोनेशन में बोलना है ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसको, ठीक है, और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन पे स्ट्रेस भी करना है। जैसे द रूम लुक्स क्लियर नाउ, यू ऑलवेज टॉक टू मच, देन थर्ड, you leave your clothes all over the house। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में टोन हमें स्लो कर लिया है ना, तो ऐसे ही बोलना है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। वॉक इन पेयर्स एंड स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंस 1 to 5 अलाउड। अब इनको ये जो 5 सेंटेंस है इनको थोड़ा अलाउड ज़ोर से बोलना है। एज मैरी, अप्लाई स्ट्रेस एंड फॉलोइंग इंटोनेशंस, और इस पर स्ट्रेस और फॉलोइंग इंटोनेशंस भी अप्लाई करना है। मैच ईच ऑफ द सेंटेंस टू द मीनिंग दे कन्वे 1st to 5th। अब 1st to 5th कौन सा मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे इस वर्ड पे स्ट्रेस देना है, यहाँ पे इस पे स्ट्रेस देना है, तो इससे मैसेज क्या निकल के आ रहा है वो नीचे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। अब जैसे देखो फर्स्ट वन है, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे। अब यहाँ पे आई पे एम्फेसिस दिया हुआ है ना, तो अब इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, ये 4th वन है ना, ये देखो, आई स्पेशली डिडंट हर्ट एनीवन, कहते हैं कि मैंने स्पेशली किसी को हर्ट नहीं किया है, स्पेशली मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है ना। पॉसिबली इम्प्लाइंग समवन एल्स माइट हैव, कि शायद किसी और ने किया होगा बट मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे आई पे एम्फेसिस हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे फोर्थ को लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट के साथ क्या मैच हो रहा है, 4th वन, ओके। देन सेकंड है, आई डिडंट हर्ट एनीवन, कि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे डिडंट नहीं किया, इस पे जोर दे रहा है, ठीक है। तो अब ये इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, द एक्शन ऑफ हर्टिंग एनीवन डिड नॉट अकर, कि जो ये एक्शन ऑफ हर्टिंग है ये हुआ ही नहीं है, बोल रहा है ना, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है, ओके। सो ये 3rd वन, ये कहाँ मैच हो रहा है, जो ये सेकंड पॉइंट है ये 3rd के साथ मैच हो रहा है, ओके। देन 3rd देख लेते हैं, आई डिडंट हर्ट एनीवन। अब यहाँ पे हर्ट पे एम्फेसिस हो रहा है, आई डिडंट हर्ट एनीवन, ओके, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है। तो अब देखो ये इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, आई माइट हैव डन अदर थिंग्स, कि मैंने शायद कुछ दूसरी चीज़ें भी की हों बट डिडेंट हर्ट एनीवन, बट किसी को हर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे हर्ट पर एम्फेसिस है, तो ये मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1st वन, ओके। 3rd को आप 1st वन के साथ मैच करोगे, ओके। देन 4th वन देखते हैं, आई डिडेंट हर्ट एनीवन टुडे, क्योंकि मैंने किसी को आज हर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एनीवन पे एम्फेसिस हो रहा है। तो अब ये 4th है, जिसको आप इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये देखो, ये वाला 5th वन, आई मे हैव स्पोकन अ लॉट मैनी थिंग्स, कि हो सकता है मैंने आज बहुत सारी चीज़ें बोली हूँ बट नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज हर्ट, बट कोई भी मेरे से हर्ट नहीं हुआ। अब वहाँ पे एनीवन वर्ड था ना, तो एनीवन यानी कोई भी, यानी सिंगल पर्सन भी हर्ट नहीं हुआ, ये सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ रहा है, ओके। तो 4th के साथ आप 5th को मैच कर देंगे, ओके। देन 5th, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे, मैंने किसी को आज नहीं सुना। अब यहाँ पे टुडे पे एम्फेसिस हो रहा है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या निकल के आ रहा है। अब ये 2nd वन देखो, आई माइट कॉज हर्ट यूजुअली, कि मैं यूजुअली शायद किसी को हर्ट कर दिया होगा, बट नो वन बट एनीवन ऑन दिस डे, बट नॉट एनीवन ऑन दिस डे, बट आज किसी को हर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि ठीक है, हो सकता है मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ या कर सकते हो, बट आज किसी को हर्ट नहीं किया, क्योंकि टुडे है, यहाँ पे टुडे पे स्ट्रेस डालना है ना। चलिए, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, उनको भी हेल्प हो सके, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस, ओके। और इस चैनल पे आपको ना शॉर्ट्स भी मिलेंगे, आप वो शॉर्ट्स भी देखना, जिससे उसमें क्या होता है, शॉर्ट्स में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ओके।
आगे देखते हैं. नाउ स्पीक द गिवन डिक्लेरेटिव सेंटेंस विद राइजिंग इनोटेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड स्ट्रेस द हाईलाइटेड वर्ड्स. अब हमें इसको कैसे बोलना है? राइजिंग इनोटेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी लास्ट में राइजिंग इनोटेशन यानी थोड़ा ऊंचा बोलना है. एंड स्ट्रेस द हाईलाइटेड वर्ड्स, और हाईलाइटेड वर्ड्स को भी स्ट्रेस करना है. जैसे आई सा मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून. ओके, चलिए आगे देखते हैं. द राइजिंग इनोटेशन मेक्स इट साउंड लाइक अ क्वेश्चन. अब इसको क्वेश्चन की तरह से इसमें से मीनिंग निकल के आ रहा है. जैसे देखो, आई सा मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, कि क्या मैंने मिसेस कॉटर को आज ही देखा. ठीक है. इट आस्क वेदर आई वॉज द पर्सन हु एक्चुअली सा मिसेस कॉटर. डिड आई सी मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, कि क्या मैंने मिसेस कॉटर को आज देखा. सो इससे ये मीनिंग निकल के आ रहा है. ठीक है. रिमेंबर, द वे वी यूज स्ट्रेस एंड इनोटेशन इन अ सेंटेंस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वॉट वी विश टू से इफ वी आर नॉट केयरफुल. अब ये सारी जो हमने पढ़ा इनोटेशन के बारे में, तो ये इंटोनेशन के बारे में, सॉरी, ये हमें क्या सिखाता है कि हम जब बात करते हैं ना, तो हमें अपने टोन का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे हमें ऊंचा बोलना है, कहाँ पे हमें धीरे बोलना है, किस तरह से बोलना है, टोन कैसी होनी चाहिए हमारी बोलने की. तो उससे भी मैटर करता है कि हमारी बात सामने वाले के पास किस तरह से पहुंच रही है. हो सकता है आप अच्छा बोल रहे हो बट आपने टोन गलत यूज़ करी, जिसकी वजह से सामने वाले ने आपकी बात गलत समझ ली, है ना. तो इसलिए हमें टोन का भी ध्यान रखना चाहिए. तो यही चीज़ यहाँ पे आपको सिखाया गया है. ओके, अब आगे देखते हैं. लेटेस्ट राइट सेक्शन शुरू हो गया है. Rewrite the play, say the right thing as a short story, focusing on Mary's interaction with her mother and the guest. यानी अब जो हमने स्टोरी पढ़ी, जो हमने कन्वर्सेशन पढ़ा, से द राइट थिंग चैप्टर जो पढ़ा हमने, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में लिखना है, जिसमें हमें मैरी और जो उसके घर पे गेस्ट आते हैं उनके बीच में जो बातचीत हुई उसको भी शो करना है. ठीक है. इंश्योर द स्टोरी कैप्चर्स द मेन इवेंट, कैरेक्टर, इमोशन, ह्यूमरस मोमेंट्स इफेक्टिवली. जो आप स्टोरी बनाओ तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो मेन इवेंट्स हुए थे, जो कैरेक्टर्स के इमोशंस थे एंड जो ह्यूमरस मोमेंट्स था, वो सभी इफेक्टिवली यूज़ हो. ठीक है. यूज़ पैराग्राफ्स टू ऑर्गेनाइज योर स्टोरी एंड इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू ब्रिंग द कैरेक्टर एंड इवेंट टू लाइफ. यानी आपको पैराग्राफ यूज़ करना है स्टोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए. ठीक है. एंड देन इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी यूज़ करना है ताकि उसमें कैरेक्टर को लेके आओ और जो इवेंट्स टू लाइफ है वो भी यूज़ कर सको. ठीक है. यू मे रेफर टू द फॉलोइंग हिंट्स. आप उसमें ये सारे हिंट्स भी डाल सकते हो जब आप स्टोरी बनाओगी. कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन, डिस्क्राइब मैरी एंड मिसेस सॉ देयर रिलेशनशिप एंड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का सेटिंग क्या है, मैरी कौन है, मिसेस सॉ कौन है, इनका रिलेशनशिप क्या है, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो. देन सेकेंड, एक्सप्लेन मिसेस शॉज इंट्रोडक्शंस टू मैरी बिफोर द गेस्ट अराइव. मिसेस शॉ इंस्ट्रक्ट कर रही है मैरी को कि गेस्ट आ रहे हैं, है ना. एंड मैरी कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग द सिचुएशन, और मैरी का कॉन्फिडेंस आप दिखा सकते हो स्टोरी में कि वो हैंडल कर लेगी सिचुएशन को, इस चीज़ को लेके उसको बहुत कॉन्फिडेंस था, है ना. नरेट द इवेंट्स व्हेन मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विजिट, हाईलाइटिंग मैरिज रिमार्क्स एंड द गेस्ट रिएक्शंस. आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो स्टोरी में कि किस तरह से मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आते हैं, देन मैरी किस तरह से कमेंट करती है और फिर गेस्ट का क्या रिएक्शन होता है ना. इंक्लूड की मोमेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड awkwardness टू मेंटेन द टोन ऑफ द प्ले. आप ये की मोमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो जो ह्यूमर और awkwardness हो गया था. ठीक है. एंड आगे है, कंक्लूड बाय commenting on how the visit ended and Mary's impact on the situation. ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. कमेंट करके कि हाउ द विजिट एंडेड, किस तरह से विजिट एंड हुई और मैरी का इम्पैक्ट क्या था सिचुएशन पे, है ना. तो किस तरह से स्टोरी लिखनी है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. सो किस तरह से आप स्टोरी लिख सकते हैं. टाइटल लिखेंगे से द राइट थिंग. ओके. एंड द स्टोरी इज़ मैरी लिव्ड विद हर मदर. मैरी अपनी मदर के साथ रहती है. मिसेस शॉ, जो कि मिसेस शॉ उनका नाम है, हु एडवाइज हर टू बी पोलाइट विद गेस्ट, जो एडवाइस करती है कि गेस्ट के साथ पोलाइट रहना है.
व्हेन मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विजिटेड, जब मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आती हैं, मैरी ट्राइड टू फॉलो हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस, मैरी ट्राई करती है अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का, बट स्पोक टू ऑनेस्टली, बट वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बोलती है. शी आस्क्ड मिसेस हार्डिंग अबाउट हर टेथ एंड कमेंटेड ऑन मिसेस लेज एज, इस तरह से वो कुछ कुछ बातें बोलती है, विच मेड द सिचुएशन ऑकवर्ड, जो सिचुएशन को ऑकवर्ड बना देता है. द गेस्ट वर सरप्राइज्ड, गेस्ट जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं, वाइल मिसेस शॉ फेल्ट एम्बेरस्ड, बट जो मिसेस शॉ है उसको थोड़ा एम्बेरस फील होता है. इन द एंड मैरी इनोसेंस ब्राउट सम ह्यूमर, बट हर वर्ड्स टॉट हर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग केयरफुली. अब मैरी का जो इनोसेंस था उससे थोड़ा ह्यूमर भी आया, बट थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी आया, है ना. तो इससे हर वर्ड्स टॉट हर, जो उसके वर्ड्स थे उससे वो सीख गई कि किस तरह से जो केयरफुली बोलना है वो इम्पॉर्टेंट है ना. सो आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि वो जो मैरी है वो किस तरह से अपने उनके वो डॉग के बारे में बोलती है, फिर उनकी एक ब्लू ड्रेस और कोट के बारे में बोलती है ना, टेथ, और इसकी जगह पे आप वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ये तो स्टोरी में बस इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है. ओके, नेक्स्ट पेज पर है लेट अस एक्सप्लोर का सेक्शन. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. वर्क इन ग्रुप्स, एनेक्ट योर फेवरेट पार्ट ऑफ द प्ले. आपको ग्रुप में करना है और अपना फेवरेट पार्ट प्ले का आप कर सकते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या याद रखना है. अलॉट अ स्पेसिफिक रोल टू ईच मेंबर इन द ग्रुप, ग्रुप के हर मेंबर को एक स्पेसिफिक रोल अलॉट करना है. फॉर एग्जांपल डायरेक्टर बना दिया किसी को नरेटर, किसी को और दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं वो. ओके, देन है इंक्लूड द एक्शंस एंड एक्सप्रेशन एज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट्स इन द प्ले, यानी जिस तरह से ब्रैकेट में इंडिकेशन दिया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, उस तरह से ही एक्शन को इंक्लूड करना है और एक्सप्रेशन को. देन है फाइंड आउट हाउ पीपल ग्रीट गेस्ट हु विजिट देयर होम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, और आपको फाइंड आउट करना है कि अलग अलग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं जब उनके घर पे लोग गेस्ट बनकर आते हैं, यानी गेस्ट आते हैं तो वो कैसे वेलकम करते हैं. शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, ये आपको शेयर करना है, पहले रिसर्च करनी है कि कैसे वो बुलाते हैं. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, नमस्ते, आपका स्वागत है, आइए हमारे घर पर, आपका स्वागत है, ऐसा बोलते हैं. देन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलो, वेलकम टू आवर हाउस, इस तरह से बोलते हैं. तो अलग अलग लैंग्वेज में इसको कैसे बोलते हैं, गुजराती में या पंजाबी में. तो आपकी लैंग्वेज, अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आपकी लैंग्वेज में इसको कैसे बोलते हैं, ये आपको सर्च करना है. ओके, देन थर्ड पॉइंट है वसुदेव कुटुंबकम इज़ अ संस्कृत फ्रेज विच मीन्स द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. अब ये जो फ्रेज़ है वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, ये संस्कृत का फ्रेज़ है जिसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया एक परिवार है. वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. वसुधा मीन्स अर्थ, एवा ट्रांसलेटेड टू इज दस, एवा मतलब दस, इज दस. एंड कुटुंबकम मीन्स फैमिली है, मतलब कुटुंबकम मतलब फैमिली. दिस फ्रेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो हमारी पुराने इंडियन टेक्स्ट हैं जैसे कि महाउपनिषद और हितोपनिषद, ये इन्हीं में से ये लिया गया है. ठीक है, इनसे ही ये ओरिजिनेट हुआ है ये फ्रेज. ओके, दिस सेइंग हाईलाइट्स द इंटरकनेक्शंस ऑफ ऑल पीपल. ये क्या हाईलाइट करता है कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है, सजेस्टिंग दैट ह्यूमैनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ सिंगल ग्लोबल फैमिली. जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो इस पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली बना देती है. इट इनकरेजेस यूनिटी. अब जो ये वर्ड है, जो ये फ्रेज़ है, ये क्या, इससे क्या इनकरेज होता है, लोग इससे क्या सीखते हैं, उनको क्या इनकरेजमेंट मिलता है. यूनिटी, कोऑपरेशन एंड ट्रीटिंग अदर्स विद काइंडनेस एंड एम्पैथी. यूनिटी यानी किस तरह से एक साथ, अब ये भावना आएगी ना वसुदेव कुटुंबकम कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो इससे हमारे मन में क्या फीलिंग आती है कि हम यूनिटी के साथ रहें, कोऑपरेशन के साथ रहें और दूसरों के साथ ट्रीट करें काइंडनेस के साथ, एम्पैथी, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस इन नेशनलिटी, रेस और रीजन. यानी सब चीज़, जैसे जो नेशनलिटी है, धर्म है, रीजन है, क्षेत्र है, वो सब मैटर नहीं करता है, वो सब एक ही है. ठीक है, द मैसेज इज ऑफन यूज्ड टू प्रमोट ग्लोबल पीस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग डिवर्स कल्चर्स एंड नेशंस. यानी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग नेशंस हैं, बट ये मैसेज अक्सर देता है ये फ्रेज़ कि
ग्लोबल पीस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपस में एक दूसरे की बात समझे वो, ये होना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम वाज चूजन एज द थीम फॉर द G20 समिट। G20 समिट जब हुआ था तो आपने सुना भी होगा आई थिंक, ओके, कि ये जो वसुदेव कुटुंबकम है ना, ये एज अ थीम लिया गया था विद कैप्चर द इसेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी, जिससे हाँ क्या कैप्चर करना चाह रहे थे, इसेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी, कॉमन बॉन्ड्स एंड शेयर एस्पिरेशंस फॉर अ बेटर फ्यूचर, यानी उन सब डिज़ायर क्या थी कि एक बेटर फ्यूचर हो सके, ओके, ग्लोबल यूनिटी हो, कॉमन बॉन्ड्स हो, ओके। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश हो रहा है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ओके। सो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो जल्दी ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।